हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडस्टार। आज हम लोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि आज है नेशनल वोटर्स डे। तो आज तो थोड़ा सा नेशनल वोटर्स डे के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक स्टेटमेंट है, द वन श्योर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल नेशन बिल्डिंग इज टू वोट ऑन द इलेक्शन डे। अब देखिए, जो नेशनल वोटर्स डे है उसका मतलब जो सक्सेसफुल इलेक्शन के जो ईयर्स है, 71 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन जब से हुए हैं। तो एंड दिस इज द 13th नेशनल वोटर्स डे। ये हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस साल का इसका थीम है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। देखिए, ये जो थीम है, ये पर्टिकुलरली ये कंप्लीटली जो जो मतलब जो वोटर्स है, जिन जो लोग कंप्लीटली मतलब जो डेडिकेटेड है, मतलब जो इलेक्शन प्रोसेस को जो डेडिकेटेडली उसको फॉलो अप करते हैं। एंड उसके बाद जो लोग मतलब जो पार्टिसिपेशन करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेसेस में, एक इंडिविजुअल को फीलिंग और उसके उस एस्पिरेशन टुवर्ड्स द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये कंप्लीटली उनको डेडिकेटेड है। अब देखिए, जो नेशनल वोटर्स डे है उसका जो सेलिब्रेशन है, ये हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये उसकी हमें याद दिलाती है। सो कमिंग अपॉन दिस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के ऊपर। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अब देखिए, जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका कंप्लीटली उसका यही काम रहता है कि मतलब जो यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराना। वो इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, इनफैक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ईसीआई के रेफरेंस की बात करें तो पार्ट 15 में दिया गया है, मेंशन्ड है पार्ट 15 में। एंड फ्रॉम आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 of the constitution, it deals with the powers, function, tenure, eligibility of the commission and its member। सबसे पहले जब जिस वक्त ईसीआई एस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। एंड पहले जो ईसीआई था, सबसे उसमें से एक ही इलेक्शन कमिश्नर रहते थे। बट 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट आया, तो उसमें उसको मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया। अब क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। सो नेक्स्ट आता है कि राइट टू वोट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब देखिए, बहुत जगह पे ऐसा रहता है कि मतलब सुनने में भी आया होगा, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि राइट टू वोट इज मतलब वोट देने का ये हमारा फंडामेंटल राइट है। देखिए, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक पिटिशन की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, जस्टिस जी एम जोसेफ, उन्होंने भी एक जगह पे एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा था कि दैट राइट टू वोट इज नॉट मैंडेटरीली अ स्टैट्यूटरी राइट, it is a constitutional right, but the people believe that, and some of the provide the misconception that this is a fundamental right। अब देखिए, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ये क्या होता है। अब देखिए, ये होता है कि मतलब जो एडल्ट्स होते हैं, जो एडल्ट सिटीजन्स है कंट्री के, ना उनका कोई वेल्थ, इनकम, जेंडर, सोशल स्टेटस, रेस, एथनिसिटी, इन सबको, हर चीज मतलब इन सबको ना देखते हुए उनके पास वोट देने का अधिकार है। और ये चीज आर्टिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, जो उनको मतलब उनका जो मतलब उनके बारे में आर्टिकल 326 में उसने कंप्लीट लिखा है। एंड जो ईसीआई का जो उसका जो मेन गोल है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा गोल रहता है ये। एंड उनका सबसे बड़ा यही चीज मतलब उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा जो गोल रहता है वो यही रहता है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अब आते देखिए आरपीए 1950 एंड 51, 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951।
देखिए आरपीए 1950 एंड 1951 के ऊपर हम लोग थोड़ा सा मतलब बाद में कभी डिटेल्स में हम लोग उसे करेंगे देखेंगे। एंड बेसिकली अभी हम लोग इतना सा सिर्फ जान लेते हैं कि जो आरपीए 1950 है वो स्टार्टिंग में होता है, उसमें क्या क्या आता है, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड जो, हाँ इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, कंप्लीट एक अलग वीडियो रहेगा आरपीए 1950 एंड 1951 के ऊपर, तो पहले ये देख लीजिए। जब 1950 रहता है वो स्टार्टिंग में होता है, उसमें क्या रहता है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द हाउसेस ऑफ पीपल, इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स आल्सो। ये इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करता है, ये इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करता है, ये वोटर्स की क्वालिफिकेशन को मेंशन करता है, ये थोड़ा ये रहता है इलेक्शन प्रोसेस के स्टार्टिंग पार्ट में। एंड जब हम लोग बात करेंगे 51 की, तो 51 क्या करता है, 51 कंडक्ट कराने की बात करता है कि किस तरह से इलेक्शन और बाय इलेक्शन कंडक्ट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को लेके, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स आल्सो, करप्ट प्रैक्टिसेस को कर्ब करना, एंड जो भी मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हो गया, वो जिस वक्त मतलब डेट निकलने के बाद जो एमसीसी का जो लागू होना वो 1951 के तहत ही होता है। एंड जैसे मतलब कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है इलेक्शन के दौरान तो उसको सेटल डाउन करना, वो एवरीथिंग इट इज इन द 1951। सो नेक्स्ट कमिंग अप ऑन कि जैसे आज का हमारा टॉपिक है रिमोट रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उससे पहले जान लेते कि पहले क्या था। पहले सीक्रेट बैलेट पेपर था, जैसे आप लोग फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि एक बैलेट पेपर है, उस पर स्टैंप लग रहा है, तो ऐसा ही रहता था। बैलेट पेपर एक दिया जाता था, आप उस पर स्टैंप लगाते थे, एक बॉक्स रहता था, बॉक्स के अंदर आप उसे डाल देते थे, वो बाद में काउंटिंग होने जाता था, काउंटिंग में वो लोग देख के उस हिसाब से मतलब कौन से पार्टी का कितना वोट मिला वैसे कैलकुलेशन रहता था। उस चीज को और थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए तो एंड प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1977 में एक प्रपोजल लेके आया था इलेक्शन कमीशन इसको कि हम एक प्रोसेस मतलब एक इलेक्ट्रो ईवीएम का मेथड हम लोग एक उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ईवीएम के मेथड को अडॉप्ट करने के लिए फिर क्या हुआ, 1979 में ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1979 में उसने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया। देन 1980 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ कोलैब करके एक ईवीएम का मैन्युफैक्चर किया। जो ईवीएम है वो मैक्स टू मैक्स 2000 वोट्स रिकॉर्ड कर सकता है। 1989 में इसको सबसे पहले केरला के जनरल इलेक्शन में यूज किया गया, बट एज था कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ईवीएम के यूज का प्रोविजन नहीं था, तो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वहीं पर ही स्ट्रक डाउन कर दिया था। 1989 में आरपीए 1951 में अमेंडमेंट लाया गया जिसमें ईवीएम के यूज के प्रोविजंस को उसमें ऐड किया गया। देन एंड एक और चीज, जो ईवीएम है उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं रहता है, कंप्लीटली आप जाएंगे बटन प्रेस करेंगे आपका वोट उसमें काउंट हो जाएगा। देन उसके बाद आता है वीवीपीएटी, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। देखिए ये जो मशीन है आप फोटो में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे ईवीएम रखा हुआ है, राइट हैंड साइड में ये जो थोड़ा सा एक बड़ा सा मशीन है वो है वीवीपीएटी, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा। तो देखिए जो वीवीपीएटी है ये कंप्लीटली बैटरी पैक पे चलता है, बैटरी लगा रहता है उसमें। ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवीपीएटी M3 के नीचे एक छोटा सा एक ग्लास है, उस ग्लास में एक टिकट जनरेट होता है। जैसे आपने सपोज पार्टी ए आपने उसको बटन को प्रेस किया, तो वही स्लिप एक उस विंडो के वहां पे एक विंडो पे गिरता है, एंड आप वहां देख सकते हैं फॉर द 7 सेकंड्स वो स्लिप वहां रहता है, उसके बाद वो बॉक्स के नीचे चला जाता है, एंड बाद में उसी के प्रिंट आउट को निकाल के वो लोग फिर काउंटिंग होता है। जो वीवीपीएटी है इसका सबसे पहला यूज नागालैंड के नागालैंड के एक 51 नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन के दौरान उसको सबसे पहली बार उसका इस्तेमाल हुआ था।
एंड जो वीवीपीएटी के भी काफी मतलब उसके भी काफी लिमिटेशंस भी रहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि लोग जो भी मतलब ईवीएम पे प्रेस करते हैं तो उनका भी एक ऐसा रहता है कि हमने किस पार्टी को दिया, उसका तो सिर्फ हमने सिर्फ ये देखा कि हाँ कि वीवीपीएटी के उस छोटे से स्क्रीन में नजर आया फॉर द 7 सेकंड्स, बट काफी ज्यादा लिमिटेशन में ऐसा रहता है कि लोग बोलते हैं कि हमको उसका प्रिंट आउट चाहिए ताकि हमें एक मतलब हमें एक क्या कहते हैं उसको, एक प्रूफ मिले कि हाँ कि हमने इन्हीं को ही एक दिया है, वोट दिया है। अब आते हैं अपना आज का टॉपिक जो है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो देखिए इसका जो प्रपोजल है, इसका प्रपोजल एक्चुअली क्या था कि जितने भी जो भी सब माइग्रेंट्स हो गए जो मतलब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, उनके वोटर आईडी उनके अपने होम स्टेट में होगा, अपने होम स्टेट में होगा। वहां पर जिस वक्त सपोज इलेक्शन वगैरह होते हैं वो लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अपने भी मतलब काम वगैरह रहते हैं, उनको वो छोड़ के काफी सारे मतलब डोमेस्टिक माइग्रेंट्स भी हैं जो नहीं जा पाते हैं। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर एक दिया कि इलेक्शन कमीशन को कि आप इसके बारे में कुछ देखिए कि इस चीज को किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरह मतलब किस तरह से जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हो गए वो लोग किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 2016 में एक कमेटी फॉर्म किया, कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स। तो इस कमेटी ने क्या किया, एक रिपोर्ट एक तैयार किया कि मतलब कहा कि जो माइग्रेंट्स है वो लोग ई वोटिंग कर सकते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्ली वोटिंग कर सकते हैं। बट बाद में इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब जो वोटर्स की सिक्रेसी को लेकर थोड़ा सा मतलब लैक कर रहा था काफी सारे प्रोविजंस। तो बाद में क्या हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ईसीआईएल के कोलैब से दोबारा से एक आरवीएम बनाया गया, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो एक मॉडिफाइड वर्जन है ईवीएम का। और ये जो आरवीएम है ये देश के डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग मतलब रिमोट पोलिंग बूथ्स में इनको सेटअप किए जाएंगे जहां जहां पर माइग्रेंट्स हैं। जो आरवीएम है वो बेसिकली 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मतलब पोलिंग को हैंडल कर सकता है, फ्रॉम 72 मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हैंडल कर सकता है फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स्ड पेपर बैलेट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक बैलेट डिस्प्ले है। एक एक कैंडिडेट एक हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक बैलेट डिस्प्ले है which will present different candidate lists corresponding to the constituency number of the voter read by a constituency card reader. Okay. इसमें एक थोड़ा सा एक मतलब एक क्लॉज टाइप है, आप इस बोल सकते हो कि क्या है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला, इस वर्ड को जो मैंने हाईलाइट किया गया एग्जैक्टली यही है, द सिस्टम वुड हैव डिवाइस सिमिलर टू द वोटर्स, so device similar to the so voters can verify their votes similar to what, ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है कि what is this device similar to। जितने भी मतलब एंड हाँ एंड इसका जो रिजल्ट्स है, आरवीएम का जो रिजल्ट्स है वो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ही शेयर किया जाएगा। आरवीएम को लाने का नीड क्या था, वाई आरवीएम? देखिए 2014 में 64.6% वोटर्स ने वोट दिया था आउट ऑफ मतलब टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स में से, एंड 2019 में ये इंक्रीज हो गया 67.4%। तो मतलब ऑब्वियसली वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ तो एक मतलब मेथड लाना पड़ेगा, एंड इतने सारे मतलब वोटर्स में से ओनली 67.4% ही अगर वोट दे रहे मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ तो बैकडोर था। तो इसके वजह से आरवीएम को लेके आना पड़ा, एंड बहुत सारे मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो लोग अवेलेबल रहते थे, एंड वो लोग आ नहीं पाते थे मतलब जिस वक्त भी मतलब वोटिंग देना था वो लोग अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ नहीं पाते थे। एंड उसके बाद एज मैंने अर्लियर भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया था 2015 में। इसको लेके चैलेंजेस क्या है, देखिए आरवीएम का जो चैलेंज है वो सेम मतलब ईवीएम ईवीएम का आज भी लेके बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम सबसे बड़ा,
वही चीज आरवीएम को लेके भी है। एक और तो सबसे बड़ा जो मैंने अर्लियर भी वीवीपीएटी के दौरान ही मैंने आपको बता दिया था कि मतलब लोगों को यही एक रहता है कि हम लोग ईवीएम पे प्रेस तो करते हैं, वीवीपीएटी पे हम लोगों को वो 7 सेकंड्स के लिए बस वो स्लिप थोड़ा सा नजर आता है कि हाँ ये हमने पार्टी ए को दिया हुआ है, बट हमें कोई प्रिंट आउट नहीं मिलता है। ये आज के डेट में एक चैलेंजेस रहता है। एंड उसके बाद भी खुद इलेक्शन कमीशन ने भी खुद आरवीएम के काफी सारे मतलब चैलेंजेस भी बताए। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। इसमें क्या रहता है कि अभी फिलहाल क्या है कि मतलब इलेक्टोरल रोल तैयार करना पड़ेगा कंप्लीटली, और कहाँ पे, और जो भी माइग्रेंट्स है उनका होम कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पर कौन सा है, वो खुद कहाँ पर है, इस चीज को पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस सबसे बड़ा तो एक रहेगा ही रहेगा। एंड एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि मतलब जो बड़े पार्टीज हैं, जो रिच पार्टीज हैं, वो वहां पे फेयर गेम खेलेंगे कि नहीं। ये एक ऐसे चैलेंजेस है जो खुद इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है। सो कमिंग नेक्स्ट टू द वे फॉरवर्ड। सो वे फॉरवर्ड क्या रहता है यहाँ पे? देखिए, वोटर एजुकेशन तो काफी ज्यादा जरूरी भी है। वोटर एजुकेशन काफी ज्यादा, हाँ, प्रायोरिटी पे भी उसको रखा जाना चाहिए। एंड उसी को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, स्वीप, ऑल्सो नोन एज स्वीप। इसका क्या रहता है? फॉर दिस इज कंप्लीटली फॉर द वोटर एजुकेशन, स्प्रेडिंग वोटर अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग वोटर लिटरेसी इन इंडिया। एंड उसके बाद क्या रहता है कि जितने भी मतलब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है आरवीएम को लेके, हमें इसको कंप्लीटली अच्छे से इसको देखना पड़ेगा। फॉर लाइक जैसे अर्लियर मैंने चैलेंजेस में डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, तो एक बार ये लागू होगा तो मतलब धीरे धीरे इसके भी इश्यूज वगैरह चैलेंजेस भी मतलब ओवरकम हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्वालिटी ऑफ वोटर्स एंड क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको भी देखना पड़ेगा। देन उसके बाद ये रहता है कि जो सेक्शन 60 क्लॉज सी है आरपी का, ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि विद कंसल्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट टू नोटिफाई क्लासेस ऑफ वोटर्स। जो लोग वोट नहीं दे पा रहे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनका एक अलग से एक क्लास तैयार करे। नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ देयर सम फिजिकल और सोशल सर्कमस्टेंसेस, उनका एक बार उनका क्लास तैयार हो गया तो उसके बाद उन वोटर्स को एक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम के अंदर उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा। मतलब ये एक तरह का एक प्रोसेस ही है, मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, पोस्टल बैलेट से ही वो लोग मतलब ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, अपने वोट्स को देंगे। इसके काफी सारे मतलब एक मतलब बहुत सारे इश्यूज भी इसके थे। उसके बाद तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आया उसके बाद। एंड हाँ, एंड उसके बाद है प्राइमेसी देना पड़ेगा हम लोगों को इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें वोटर्स लिस्ट को भी मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज की वजह से नाम डिलीट हो जाते हैं, नाम वगैरह डिलीट हो जाते हैं ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल स्नैग एंड फॉल्ट। एंड उसके बाद ये होता है नो मल्टीपल इलेक्ट्रल रोल्स फॉर असेंबली इलेक्शंस, एमएलसी इलेक्शन, civic body election, Lok Sabha election, though we have epic and can make one national voter list। हम लोगों को एक नेशनल वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या रहता है कि मल्टीपल इलेक्ट्रल रूल्स की वजह से भी ना काफी ज्यादा मतलब डेटा स्नैक का भी काफी ज्यादा इश्यू आता है। कई बार जैसे टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ की वजह से क्या होता है, नाम डिलीट हो गए। सो यस, दिस इज ऑल फॉर द आरवीएम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो एज जो वोटिंग है, आज वैसे भी नेशनल वोटर डे है, तो इसमें भी यही रहता है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। So yes, this is it's all for today. I hope that you like this video. If you find this worth it and useful, kindly share it with others. Thank you. Have a nice day.